Hi, this is me, Fairy, and we have started chapter number 2 probability of Walpole book. और अभी हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.80 करने लगे हैं. सो लेट्स सी, इट्स पार्ट 2 of this section. In an experiment to study the relationship of hypertension and smoking habits, the following data are collected for 180 individuals. आपके पास नीचे जो गिवन डाटा है उसमें बताया हुआ है हाइपरटेंशन जो ले एंड नॉन हाइपरटेंशन. एज फॉर हाइपरटेंशन पहली लाइन में जो लिखा हुआ है, और जो है एन एच इसका मतलब है नॉन हाइपरटेंशन. अब आपके पास नॉन स्मोकर्स गिवन है, मॉडरेट स्मोकर्स गिवन है और हैवी स्मोकर्स गिवन है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं. अब आपने क्या करना है, इफ़ वन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, देखें सेलेक्ट करना है आपने रैंडमली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन. जी, अब आपने इसमें से भी सिलेक्ट करना है, तो याद रहे सिलेक्शन है तो आप क्या करेंगे, रैंडमली आपने जो है वो पिक आउट करना है. रिपीटेड वैल्यूज़ का जिक्र नहीं है, नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ का जिक्र नहीं है, फिर इसके अलावा अरेंजमेंट्स का जिक्र नहीं है क्योंकि उस वो होता है तो हम कम्बिनेशन परमोटेशन की तरफ मूव कर लेते हैं. सिंपल आपको कहा हुआ है सिलेक्ट एनी वर्ड पिक्ड रैंडमली, सेलेक्ट रैंडमली, तो इसका मतलब है कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगनी है. आपको क्वेश्चंस में कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये आपने खुद जज करना होता है. और ये आपको क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि आप कौन सा जो है फॉर्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. सो लेट्स बिगिन ए पार्ट ए. एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन गिवन दैट द पर्सन हैवी स्मोकर. ओके, हमने हाइपरटेंशन को एक्सपीरियंस करना है, मतलब फर्स्ट रो को. उसके अंदर हमने हैवी स्मोकर्स लेने हैं. हैवी स्मोकर्स क्या कौन से हैं, 30 फर्स्ट रो, पहले हमने उसको डील करना है. फिर लेना है नॉन स्मोकर्स लेने हैं. नॉन स्मोकर्स फर्स्ट कॉलम है. दैट द पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग नो हाइपरटेंशन, और नॉन स्मोकर में हमने नॉन हाइपरटेंशन लेना है, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, पार्ट ए में फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू है और पार्ट 2 में आपके पास सेकेंड रो की फर्स्ट वैल्यू है. ठीक है, एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, रोज़ हैं, और वाई एक्सिस हमारे पास कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही इसका टेबल बना लेते हैं. तो टेबल बनाने के लिए हमारे नॉन स्मोकर्स, moderate smokers, heavy smokers and total, then hypertension and non hypertension लिख लिया. ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज़ जो बुक में लिखी हुई हैं वो लिखने लगी हूँ. दैट इज़ 21, 48, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 26. then here it is written 30 and then 19. अब हमने इस पूरी रो का टोटल करना है. दैट विल बी इक्वल टू 87. एंड देन नेक्स्ट रो का टोटल जो है वो हमारे पास 93. नाउ वी आर गोइंग टू डू टोटल कॉलम वाइज. दिस इज़ कॉलम वाइज एंड दिस इज़ रो. ठीक है, दिस इज़ योर रो एंड दिस इज़ योर कॉलम. तो लेट्स स्टार्ट. कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो ये 69 हो जाएगा, 62 हो जाएगा और 49 हो जाएगा. अब आप इन तीनों को प्लस करें तो आपके पास आएगा 180. इन दोनों को भी प्लस करके देख लें, आपके पास 180 ही आएगा. जिसका मतलब है ये आपके पास क्या हो गया, सैम्पल साइज़ हो गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट का थर्ड, इस पर बात हो रही है पहले वाले पॉइंट में, पहले वाले क्वेश्चन में, और सेकंड के जो है वो उसमें इसको डिफाइन, इसमें इसकी बात हो रही है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने जो है कंडीशन का फॉर्मूला लिखना है. कंडीशन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज डिवाइडेड बाय एज एस, यानी कि हाइपर की प्रोबेबिलिटी हैवी स्मोकर्स पर.
ठीक है। HS का मतलब क्या है, हैवी स्मोकर्स। ठीक है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इंटरसेक्शन HS, जिसका मतलब है हैवी स्मोकर, और ये हाइपर वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी बात हो रही है। डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है कौन सी, सेकंड वाली टर्म, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इंटू S। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ मालूम करनी है और ये चीज़ मालूम करनी है। ठीक है, अगर आप इसको डॉट S लिख लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल s साथ लिख लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टर्म आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही टर्म आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले अगर हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ़ हैवी स्मोकर्स को डिवाइड करना पड़ेगा सैम्पल साइज़ पर। ठीक है, मेरे वर्ड्स को गौर से सुने, टोटल नंबर ऑफ़ स्मोकर्स। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ़ स्मोकर, टोटल नंबर ऑफ़ स्मोकर्स डिवाइडेड बाय n का मतलब होता है सैम्पल साइज़, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो कॉलम वाइज देखें तो वो 49 बनता है डिवाइडेड बाय 80। उसके बाद हमारे पास हमने इंटरसेक्शन जो है वो निकालना है, ऊपर वाली वैल्यू, तो वो मैं निकाल लेती हूँ, एज इंटरसेक्शन HS, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हैवी स्मोकर दैट हैव एक्सपीरियंस्ड हाइपरटेंशन, जिन्होंने सिर्फ हाइपरटेंशन एक्सपीरियंस की है। ठीक है, तो वो ऊपर वाला है, लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ हैवी स्मोकर्स हाइपर, सिर्फ हाइपर में, क्योंकि हाइपर इंटरसेक्शन है ना, मुझे निकालना क्या है, मुझे हाइपर निकालना है, हाइपर गिवन है, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा, टोटल नंबर पे इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, 30/180। सिंपल, ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर लें तो ये बन जाएगा HS इज इक्वल टू P ऑफ H इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय P ऑफ HS। तो आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आपके पास बच जाएगा 30/49, दैट इज़ योर आंसर। ओके जी, इसका बी पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि आप लोग इसे खुद करें, लेकिन मैं आपको इसका फॉर्मूला जो है वो लिखवा सकती हूँ। बी में बात हो रही है, अगर आप अपनी बुक में देखें, नॉन हाइपर की और नॉन स्मोकर की। तो नॉन हाइपर और नॉन स्मोकर का सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, P ऑफ NS इंटू NH। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन हाइपर और ये हमारे पास है नॉन स्मोकर। ठीक हो गया। आप चाहें तो AB टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें यूज़ की हैं। आप ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ये देखें, पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने इसको लैदा निकाला, इसको लैदा निकाला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो ऊपर मैंने निकालना है NH का इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं लिख रही हूँ इंटरसेक्शन, और नीचे मैंने खाली इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन स्मोकर और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर आप देखें, नॉन हाइपर, देखो नॉन हाइपर और नॉन स्मोकर का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 48, और मेरे पास सैम्पल साइज़ क्या है, 180। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ 48 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो उसके बाद है प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन हाइपर की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, नॉन हाइपर क्या है। ठीक है, नॉन हाइपर की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो देखते हैं। ओके जी, ये है आपके पास नॉन हाइपर NH, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये देखो, नॉन हाइपर है यहाँ से यहाँ पर 93। ठीक है, इन तीनों का सम अप जो है वो 93, ये टोटल, ये जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है इन तीनों को ऐड करके। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया था, 93। तो 93 डिवाइडेड बाय 180,
यहाँ से 180 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर में आ गया 480 डिवाइडेड बाई 93, और यही मेरे पास इसका आंसर है। ये ज़रा मैंने जल्दी से शॉर्टकट किया है, आप इस तरह से ये पूरे स्टेप्स के साथ करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इनको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2.81। In the senior year of a high school graduating class of 100 students, जो 100 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जो कि पास आउट हुई है, जिसके अंदर से 42 जो हैं वो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, 68 जो हैं वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, 54 हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और हिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैथ को हम एम से लिखेंगे, साइकोलॉजी को हम पी से लिखेंगे और हिस्ट्री को हम एच से लिखेंगे। अब जिसमें बोथ कह रहा है ना, इसका मतलब है ये मैथ और हिस्ट्री का इंटरसेक्शन है, यानी एम इंटरसेक्शन एच हो जाएगा। इसका आंसर इज़ इक्वल टू 22 है। तो इसी तरह से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और साइकोलॉजी दोनों को स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एम इंटरसेक्शन पी। Then 7 studied history but neither math। अब ये क्या है, 7 स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब है कि मैथ एम के ऊपर हम डैश लगाएंगे, ठीक है, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। एंड देखते हैं, ओके जी। इसके बाद है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट स्टडीड ऑल 3 सब्जेक्ट, जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एंड डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3, और 8 ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से तीनों में से इसका मतलब क्या है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा, और 3 सब्जेक्ट्स का इंटरसेक्शन है वो क्या है, 10 है। तो इफ़ आ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपने एक स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। आ स्टूडेंट इनरोल्ड इन साइकोलॉजी टेक्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स जिन्होंने लिए हैं साइकोलॉजी में, पहले उनको इनरोल्ड करना है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स को इनरोल्ड करना है जिन्होंने अ पर्सन नॉट टेकिंग साइकोलॉजी इज़ टेकिंग बोथ हिस्ट्री एंड मैथ्स, कि जिसने साइकोलॉजी नहीं ली और वो हिस्ट्री और मैथ दोनों ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम डिटेल से रीड आउट करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट 2। एक्सप्लेन किया था 2.81 जो है एक्सप्लेन किया था बुक से। अभी हम उसको देखते हैं अपने उसका आंसर को, कि उसके आंसर को कैसे लिखना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 42। तो इसको हम लिखेंगे मैथमेटिक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ स्टूडेंट इज़ इक्वल टू 42। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ psychology students are 68, and probability of H यानी history students are 54. So here I have written the values of math, psychology and history। अब आपको याद होगा कि कुछ बीच में हमारे पास बोथ वाली कंडीशंस भी थी, तो जो बोथ वाली हमारे पास कंडीशंस हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन है। So there was written both math and psychology। इसका मतलब है probability of M intersection psychology stands for P is equal to 22। Similarly यहाँ पे मैं लिखूँगी both, अब आ गया मैथ एंड हिस्ट्री, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ M इंटरसेक्शन H। अच्छा, ये जो था ना साइकोलॉजी वाला, ये है 25 एंड हिस्ट्री का साथ है 22, ठीक हो गया। अब मैथ और फिज़िक्स वालों का 25 है, मैथ और हिस्ट्री वालों का 22 है। अब हमने वो वाले स्टूडेंट्स देने हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ और साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं।
स्टडी हिस्ट्री, स्टडी से एस लिख रही हूँ, स्टडी हिस्ट्री और बट नॉट एम एंड पी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? ठीक हो गया, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ और साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ नहीं पढ़ते तो मैथ का कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन पी नहीं पढ़ते तो पी का कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज़ इक्वल टू 7। और फिर आपने लास्ट में पढ़ा था ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टडीड 3, तो पी इंटू एम एच देन इंटरसेक्शन देन पी, जो तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास? 10। और फिर ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो तीनों नहीं पढ़ते, नॉट स्टडी 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं खुद में। तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो एम का डैश वो बच्चे जो एम नहीं पढ़ते, एच डैश वो बच्चे जो एच नहीं पढ़ते, इसी तरह से सो ऑन, और इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब मैंने जो है अब ए पार्ट एक्सप्लेन करना है। अब मैं वंस अगेन आपको दिखा दूँ, ये क्राइटेरिया मैंने बना लिया, ये तमाम वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो मैंने खुद से अज्यूम नहीं की है, ये गिवन है। तो इसके बाद अब मैं आगे चलूँगी, पार्ट ए को सॉल्व करूँगी और फिर पार्ट बी को सॉल्व करूँगी। चूँकि हमें सिलेक्शन का कहा है, चूज़न का कहा है, इट्स डेफिनेटली मीन कि हमने यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है, लेकिन वो किस हिसाब से करनी है वो देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन में ए पार्ट आप अपनी बुक से देख सकते हैं, वो कह रहा है अ पर्सन इनरोल्ड द साइकोलॉजी टेक्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स, कि आप साइकोलॉजी में इनरोल्ड हुए हैं और फिर भी तीनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो अब आपने इसका कंडीशन बनाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखें, अब ये हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एम भी पढ़ रहे हैं, एच भी पढ़ रहे हैं और पी भी पढ़ रहे हैं, और उसमें से उन्होंने इनरोल्ड किस में करवाया है? पी में करवाया। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूँगी ना तो मेरे पास आ जाएगा पी एम इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी डिवाइडेड बाय पी ऑफ पी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास ऊपर आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास ऊपर तीनों वो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, यही आपके स्टेटमेंट में कहा गया था, और साथ में कहा गया था कि उन्होंने इनरोल्ड करवाया पी के अंदर, तो फिर डिवाइडेड बाय इनरोलमेंट ऑफ पी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी साइकोलॉजी। तो अब ये चीज़ किस कंडीशन प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो सकती है? वो इसके इक्वल हो सकती है कि अगर आप एच और पी का जो आपके पास कंडीशन है उसका इंटरसेक्शन ले लो एम के साथ, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, एम इसकी वजह से आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से ये चीज़ बन गई, और ये चूँकि अंडर कंडीशन किस पे है? पी पे है। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है अंडर कंडीशन किस पे है? पी पर है, तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब सिंपल, आपके पास ये वैल्यू भी गिवन है, आपके पास ये वैल्यू भी गिवन है, आप क्या करेंगे? आप इसके अंदर पुट करेंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो लेट्स स्टार्ट योर फॉर्मूला। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो सबसे पहले हम इनको प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं उनको इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहले हम ये चीज़ ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर इनको जो है वो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने पी ऑफ पी निकालना है, तो जब मैं पी ऑफ पी निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन ऑफ पी बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी के लिए ही यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास ओवरऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ऊपर जो इंटरसेक्शन आता है और नीचे जो है आप जिसको टोटल वैल्यूज़ लिखोगे। सबसे पहले आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने थे?
100 स्टूडेंट्स थे, तो आप नीचे लिखोगे 100 टोटल स्टूडेंट। ऊपर आपके पास साइकोलॉजी के कितने स्टूडेंट है? 68। तो ऊपर आपके पास साइकोलॉजी के कितने स्टूडेंट्स थे? 68 डिवाइडेड बाय 100 टोटल स्टूडेंट आ गया आपके पास। इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी डिवाइडेड बाय एन। तो इसका आप ऊपर से देख लो, आपके पास लिखा हुआ है 10, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करना है। इसको मैं क्वेश्चन 1 कह देती हूँ, इसको मैं क्वेश्चन 2 कह देती हूँ। आप यहाँ पे नीचे पुट करेंगे, मैं ऊपर ही पुट करके देख लेती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100। 100 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इसको डेसिमल में लिख लें, दैट विल बी योर आंसर ऑफ पार्ट ए। ओके जी, अब इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि अ पर्सन डज नॉट टेक साइकोलॉजी, टेक्स बोथ हिस्ट्री एंड मैथ। अब साइकोलॉजी नहीं ले रहा, हिस्ट्री और मैथ दोनों ले रहा है। फिर चलें, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं और ये वाले दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं, तो उसकी कंडीशन ये बनेगी। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो इस कंडीशन का फॉर्मूला बनता है मेरे पास, सॉरी ये इंटरसेक्शन है एच डिवाइडेड बाय पी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन पी डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ पी डैश। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें मुझे जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी तो आप कहोगे कि गिवन है आपके क्वेश्चंस के अंदर ही, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने किया था, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ये जो किया था, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको ऊपर गिवन थी। आप सोच रहे होगे कि हम इनको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये कंडीशन है इंटरसेक्शन के अंदर, तो हमने इसको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से एन से लाजमी डिवाइड करना होता है। इस वजह से जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी हम उन प्रोबेबिलिटीज़ को एन पर डिवाइड कर रहे हैं। यही काम हमने अगले क्वेश्चन में भी करना है। अब अगले क्वेश्चन में एक और मसला है, वो ये है कि आपको जो वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में गिवन हो रही हैं वो डायरेक्टली आपको पी एच और पी डैश नहीं गिवन, ठीक है। जैसे कि आपको एम एच और पी का इंटरसेक्शन जो है वो गिवन है पीछे, लेकिन कोई इंटरसेक्शन ऐसा गिवन नहीं है जिसमें पी एच और पी डैश हो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं एक बात यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रही हूँ। सो यू कैन सी फ्रॉम देयर क्या है आपके पास, एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन पी डैश इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन एच माइनस एम इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी, ठीक है। अगर मेरे पास ओवरऑल एम इंटरसेक्शन पी मौजूद है, ठीक है, अगर मेरे पास ओवरऑल ये वैल्यू मौजूद है, उसके अंदर से मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करूँगी तो मेरे पास ये पी डैश के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। 22 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 12। तो अब मैं क्या करूँगी, वही एन वाला फॉर्मूला लगाऊँगी। अगर मुझे बेसिक प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू लिखूँगी डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर मैं करूँगी 12 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से अब मेरे पास पी ऑफ पी डैश डायरेक्टली मौजूद नहीं है। जब ये मेरे पास डायरेक्टली मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, पहले इसकी वैल्यूज़ लिखूँगी। तो मेरे पास है एन पी डैश इज़ इक्वल टू एन माइनस पी ऑफ पी। तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस पी ऑफ पी क्या है 8 है, दैट विल बी इक्वल टू 32। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है जिसको एन पे डिवाइड करके निकालना है ना, वो वाली प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एन, जिसको यहाँ पे मैंने एन से लिखा हुआ है, तो मैं एन से भी डिनोट कर सकती हूँ कि ये मेरे पास सैम्पल साइज़ की प्रोबेबिलिटी है। आई कैन राइट ओवर हेयर वंस अगेन डिवाइडेड बाय एन। तो 32 डिवाइडेड बाय एन जो है
वो मेरे पास क्या होगा 100। अब मैंने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन फार्मूला मैंने लिखा था फार्मूला ए में मैंने पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट इन फार्मूला ए। तो जब मैं फार्मूला ए में पुट करूँगी तो मेरे पास बन जाएंगी ये वैल्यू m इंटरसेक्शन एच पी डैश डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू मैं पहले लिखूँगी, देन आई विल राइट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 12/32 which will give you answer 0.375. That is your answer, you can say, from your book. Thank you.